गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज फ्रॉम महिला महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचार अरस्तु के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं में अपन उनके संविधान संबंधी विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। अरस्तु के अनुसार संविधान का क्या अर्थ है, पहले अपन उसको जानेंगे, फिर उनके संविधानों की विशेषताओं को अपन देखेंगे और फिर उनके संविधानों का वर्गीकरण है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने राज्य, संविधान और राजनीतिक दल, इन तीनों को एक ही माना है, इन्हें अलग अलग नहीं माना है और कहा है कि चाहे हम ये कहें कि राज्य है, चाहे हम ये कहें कि संविधान है, चाहे हम ये कहें कि राजनीतिक दल है, तो वो सब एक ही होते हैं और एक दूसरे से वो जुड़े हुए ही रहते हैं। और जब एक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो फिर ये माना जाता है कि राज्य में परिवर्तन हो गया, संविधान में परिवर्तन हो गया या राजनीतिक दल में परिवर्तन हो गया। तो अरस्तु ने जो संविधान का अर्थ है वो इस रूप में लिया है कि संविधान एक ऐसी प्रलेख है या ऐसी चीज़ होती है जिसे उन्होंने अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और या जिसे हम ये कहें कि जो ग्रीक भाषा है या यूनानी शब्द है, इसमें उन्होंने उसे पोलिटिया शब्द का नाम लिया है। अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने तात्कालिक समय पर 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण करके तुलनात्मक राजनीति की नींव डाली थी। अगर राजनीति विज्ञान के पिता भी अरस्तु थे और तुलनात्मक राजनीति की नींव डालने वाले भी अरस्तु ही थे। उन्होंने ही तुलनात्मक राजनीतिक शासन है उसकी नींव डाली थी। आगे अपन बढ़ते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण, संविधान की विशेषताएं। अरस्तु है, उन्होंने संविधान की कुछ विशेषताएं भी बताई है और उन विशेषताओं में अपन देखेंगे। सबसे जो पहली बात है वो ये कहते हैं कि संविधान ही राज्य के स्वरूप को निश्चित करता है। वो इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य राजतंत्रात्मक होगा, राज्य कुलीन तंत्रात्मक होगा या राज्य लोकतंत्रात्मक होगा। अर्थात ये संविधान ही तय करता है कि राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होगा। दूसरी जो विशेषता है अरस्तु ने वो बताई है कि संविधान के द्वारा ही राज्य होता है, उनमें पदों का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा पद किसके पास में रहेगा। इस चीज़ को हम वर्तमान संदर्भ में भी देखकर चलते हैं कि वर्तमान में हम ये कहें कि जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, मंत्री का पद है, ये संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है कि किस प्रकार का ये पद होगा। तो ये संविधान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि राज्य में पद और उनका जो निर्धारण है वो संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है। तीसरी जो बात आती है इसमें संविधान की विशेषताओं में वो आती है कि अंतिम सत्ता किसके पास में रहेगी, ये संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है। यानी कि राज्य में सर्वोच्च सत्ता किसके पास में रहेगी। अब मान लो हम फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसको यूँ समझें कि वर्तमान में हमारे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ये संविधान में ही दर्शाया गया है और संविधान में ये निश्चित कर दिया कि कार्यपालिका के जो प्रधान हैं वो दो होंगे, एक तो नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। तो संविधान के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो ही निर्णय करता रहेंगे, राष्ट्रपति तो उसके ऊपर मोहर लगाएगा। तो संविधान के द्वारा ही ये निश्चित कर दिया जाता है कि अंतिम सत्ता किसके पास में रहेगी। चौथी वाली जो विशेषता है वो इसमें आती है कि संविधान के द्वारा ही राज्य और वहाँ की जो जनता है उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अब जैसे हम इसको भी उदाहरण के रूप में समझें कि
कि मान लो आज हमारा भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में लिख रखा है कि इस संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होगा। तो संविधान ही किसी राज्य के उद्देश्य और लक्ष्यों को तय कर देता है, ये भी इसकी एक खास विशेषता होती है। अंतिम जो विशेषता अरस्तु ने बताई है संविधान की, वो बताई है कि जो संविधान होता है वो ही राज्य का सार होता है और फिर माना जाता है कि अगर संविधान का अंत हो गया तो इसका मतलब है राज्य का भी अंत हो गया, क्योंकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि संविधान, राज्य और राजनीतिक दल, ये तीनों को उन्होंने समानार्थी शब्द के रूप में ही लिया है, ये अलग अलग नहीं है। तो संविधान का अंत हो जाने का मतलब है उस राज्य का भी अंत हो जाना। तो इस रूप में अरस्तु है, उन्होंने संविधान की 5 प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो बताई है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में, राजनीति में संविधानों का वर्गीकरण किया है। ऐसा नहीं है कि संविधानों के वर्गीकरण करने में अरस्तु ने अपना मौलिक आधार अपनाया, अपितु इससे पहले भी जो प्लेटो थे उन्होंने अपने ग्रंथ स्टेट्समैन में संविधानों के वर्गीकरण को दर्शाया था। लेकिन अरस्तु है, उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण है उसे और सही तरीके से दर्शाया। इस वजह से ये कहा जाता है कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण अपने ग्रंथ राजनीति में सही क्रमानुसार अपनाया है। अपन यहाँ देखेंगे कि उनका जो संविधानों का वर्गीकरण है उसके 2 आधार हैं। संविधानों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, एक तो है संख्यात्मक आधार और दूसरा है उसका नैतिक आधार। संख्यात्मक आधार से तात्पर्य उनका ये था कि शासन सत्ता शक्ति, शासन सत्ता है वो कितने व्यक्तियों में निवास करेगी, अर्थात उसकी जो संख्या है वो कितनी है, इसी के आधार पर जो राज्य का स्वरूप है वो तय कर दिया जाएगा कि ये राज्य का स्वरूप इस प्रकार का है। ठीक है। और दूसरा इसमें ये था नैतिक आधार। इसमें नैतिक आधार में 2 प्रकार की उन्होंने बात दी है कि एक तो इसमें गुणात्मक आधार होता है और एक दूसरा इसमें संख्यात्मक आधार होता है। एक तो इसमें गुणात्मक आधार होता है और दूसरा इसमें संख्यात्मक आधार होता है। जो गुणात्मक आधार है उसमें तो ये होता है कि जो शासन का स्वरूप है उसमें सद्गुण भी रहता है और सद्गुण व्यक्तियों से युक्त ये शासन होता है, ये आधार होता है उसका। और जो संख्यात्मक आधार है उसको मैंने आपको बताया अभी कि शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में होगी ये तय किया जाता है। तो यहाँ पर संख्यात्मक आधार है, उसमें भी अरस्तु ने 2 प्रकार की बात बता दी कि एक तो उसका शुद्ध रूप होता है और एक उसका विकृत रूप होता है। एक तो उसका शुद्ध रूप होता है और दूसरा उसका विकृत रूप होता है। जब शासन सत्ता सार्वजनिक हित में की जाती है, शासन सत्ता का प्रयोग जब सार्वजनिक हित में किया जाता है, आम जन के हित में किया जाता है, तो उसका रूप है वो शुद्ध होता है। और जब शासन सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित में न करके व्यक्तिगत हित में या स्वार्थ हित में किया जाता है तो उसका जो रूप होता है वो विकृत हो जाता है। तो इस रूप में यहाँ अरस्तु है, उन्होंने संख्यात्मक आधार में यहाँ शुद्ध रूप भी बताया है और विकृत रूप भी बताया है। इसको अपन एक सारणी के द्वारा और अच्छी तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अरस्तु ने उसका संख्यात्मक आधार बताया है और किस प्रकार से उसका गुणात्मक आधार बताया है। आप यहाँ देखिएगा कि अरस्तु ने शासन सत्ता में जो संख्यात्मक आधार है उसमें ये कहा है कि प्रभु सत्ता का निवास, अर्थात प्रभु सत्ता का जो निवास है वो कितने व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। और जो गुणात्मक रूप है इसमें, उसमें जहाँ सद्गुण होता है वहाँ पे उसका शुद्ध रूप होता है और जहाँ सद्गुण नहीं होता वहाँ उसका विकृत रूप होता है। या हम ये कहें कि जहाँ सार्वजनिक हित में शासन सत्ता का प्रयोग किया जाता है तब तो उसका शुद्ध रूप होता है और जहाँ सार्वजनिक हित में प्रयोग न करके व्यक्तिगत हित में प्रयोग किया जाता है या ये कहें कि स्वार्थ हित में प्रयोग किया जाता है जब उसका
विकृत रूप हो जाता है। यहाँ आप देखिएगा कि जब एक व्यक्ति का शासन होता है, संख्यात्मक संख्या में जब एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, तब यहाँ राजतंत्र भी होता है और निरंकुश तंत्र भी होता है। क्योंकि राजतंत्र में भी एक ही व्यक्ति रहेगा और निरंकुश जो राजा होगा वो भी एक ही व्यक्ति रहेगा। तो वहाँ राजतंत्र भी हो जाता है और निरंकुश तंत्र भी हो जाता है। अब ये दोनों में अंतर क्यों आया? क्योंकि जब राजतंत्र होता है जब तो उसका शुद्ध रूप होता है, और जब निरंकुश तंत्र हो जाता है जब उसका विकृत रूप हो जाता है। राजतंत्र शासन व्यवस्था में जो राजा होता है वो जनहित में या सार्वजनिक हित में शासन करता है, तो उसमें यहाँ सद्गुण रहता है और सद्गुण के अनुसार ही वो आम जन के हित में, प्रजा के हित में शासन करता है, तो वो क्या हो जाता है? राजतंत्र। फिर ये जो बाद में राजतंत्र है वो निरंकुश तंत्र में कैसे बदल जाता है, इसका विकृत रूप कैसे हो जाता है? जब कोई शासक सार्वजनिक हित में शासन न करके और जब व्यक्तिगत हित में शासन करने लग जाता है, जब वो राजतंत्र न होकर उस एक व्यक्ति का शासन क्या हो जाता है? निरंकुश तंत्र हो जाता है, जब उसका विकृत रूप हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में संख्या में कुछ व्यक्ति आते हैं, यहाँ तो एक ही व्यक्ति था, यहाँ कुछ व्यक्ति आते हैं, तो कुछ व्यक्तियों का शासन। ठीक है। तो कुछ व्यक्तियों में जब शासन आम जन के हित में होता है, सार्वजनिक हित में होता है, और इन कुलीन व्यक्तियों में जब ये कहें कि इसमें धन का और सद्गुण का समन्वय होता है, तो वो कुलीन तंत्र होता है। यानी कि कुछ व्यक्ति जब सार्वजनिक हित में शासन करते हैं तो कुलीन तंत्र होता है, इसमें धन का सद्गुण का समन्वय होता है। और जब आगे चलकर ये कुलीन तंत्र है वो धनिक तंत्र में बदल जाता है, जब कुछ धनिक व्यक्ति धन के आधार पर शासन सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित में न करके और अपने हित में करने लग जाते हैं, तो फिर वो कुलीन तंत्र का विकृत रूप होकर क्या बन जाता है? धनिक तंत्र बन जाता है, उसको धनिक तंत्र कहा जाता है। फिर आगे आप देखिए कि यहाँ एक व्यक्ति का शासन था या कुछ व्यक्तियों का शासन था, और अब यहाँ पर संख्या में कितने हो गए? बहुत व्यक्ति हो गए। ठीक है। यहाँ बहुत व्यक्तियों का जो शासन होता है उसको अरस्तु कहते हैं पॉलिटी, या फिर ये कहते हैं सर्वजनतंत्र। हिंदी में उसको क्या? सर्वजनतंत्र। जब आम जनता के प्रतिनिधि, बहुत लोग होते हैं आम जनता के प्रतिनिधि, जिसमें हम ये कहें कि वो मध्यम वर्ग से आते हैं, और वो जब शासन सत्ता का प्रयोग आम जनता के हित में करते हैं या सार्वजनिक हित में करते हैं, तो उसका रूप पॉलिटी का होता है, अर्थात उसका रूप सर्वजनतंत्र का होता है। और जब यही जो शासन है संख्या में बहुत व्यक्तियों का आगे चलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में रत हो जाता है या अपने व्यक्तिगत हित के लिए वो कार्य करने लग जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, या हम ये कहें कि ऐसे निर्धन व्यक्तियों के हाथ में जब शासन आ जाता है और जब वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लग जाते हैं, अपने स्वार्थ के आधार पर ही शासन करने लग जाते हैं, तो फिर वो विकृत रूप उसका हो जाता है, तो वो उसका रूप हो जाता है लोकतंत्र या उसका भीड़तंत्र। दो शब्द इन्होंने अरस्तु ने दिए इसमें, या तो वो लोकतंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी, या फिर कहा जाता है वो भीड़तंत्र। इस रूप में जहाँ हम ये कहें कि जो डेमोक्रेसी शासन होता है उसमें निर्धन जो व्यक्ति होते हैं वो आम जन से सत्ता का प्रयोग करते हैं और फिर वो अपने स्वार्थ हित में उनका प्रयोग करने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो पॉलिटी है वो भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र में बदलता हुआ दिखाई देता है। तब अरस्तु ये कहते हैं कि शासन का जो ये रूप है लोकतंत्र, ये सबसे विकृत होता है, सबसे बेकार होता है, और शासन का सही जो रूप होता है वो राजतंत्र होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ बढ़ते हैं आगे कि जो अरस्तु हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो संविधान है इनका एक परिवर्तन चक्र होता है, यानी कि संविधान स्थायी नहीं होता, संविधान गतिशील होता है, संविधान चलित होता है और आगे उसमें परिवर्तन भी आता रहता है। तो उन्होंने यहाँ संविधानों का परिवर्तन
का चक्रीय रूप। देखिएगा यहाँ कि उन्होंने 6 प्रकार के जो शासन है उनके बारे में बताया है। सबसे पहला जो शासन आता है वो यहाँ आता है राजतंत्र। ठीक है, मैंने आपको प्रभु सत्ता का निवास एक व्यक्ति का शासन होता है, वो सबसे पहले कौन सा आता है? राजतंत्र का आता है एक। ठीक है, फिर इसका जब विकल्प रूप हो जाता है इस शासन का, तो वो कौन सा वाला शासन बन जाता है? निरंकुश तंत्र। ठीक है, फिर इसी का जो तीसरा वाला आता है आगे चलकर, फिर ये कुछ व्यक्तियों का आ जाता है, तो वो कौन सा शासन आ जाता है इसमें? कुलीन तंत्र। ठीक है, फिर इसमें जो चौथा वाला शासन है आता है वो कुलीन तंत्र से आगे क्या आ जाता है? जब मध्यम वर्ग के लोग, धनिक व्यक्ति हैं, वो अपने स्वार्थ हित में लग जाते हैं, तब वो क्या आ जाता है? धनिक तंत्र आ जाता है। ठीक है, फिर इसका जो पांचवा वाला स्वरूप है संविधानों के वर्गीकरण का, वो इसमें आता है पॉलिटी का। क्या आता है इसमें? पॉलिटी का आ जाता है। ये बहुत व्यक्तियों का शासन हो जाता है पॉलिटी, जिसको उन्होंने सर्वतंत्र भी कहा है। और फिर उसके बाद में जो अंतिम छठा वाला रूप आता है वो इसमें क्या आ जाता है? लोकतंत्र का या भीड़ तंत्र का आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ अरस्तु है वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए संविधान इस रूप में गतिशील होता है। हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से ऋतुएं होती हैं, ये ऋतुएं क्या होती हैं? स्थायी नहीं होती हैं। एक ऋतु आई, उसके बाद में फिर दूसरी वाली आई, फिर उसके बाद में तीसरी वाली आई, तो ऋतुएं बदलती रहती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम जैसे एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी स्थायी नहीं होती। जब वो गाड़ी चलती है तो जो उसका पहिया है, ये यहाँ पे आया, फिर ये यूँ, फिर ये यूँ, फिर वो पूरा पहिया घूम गया, फिर वापस ये पहिया ऐसे ही घूमता रहता है, चलता रहता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? जो संविधान होते हैं ये भी स्थायी नहीं होते, गतिशील होते हैं। इसमें सबसे पहले राजतंत्र आता है। राजतंत्र एक राजा का शासन होता है जो आम जन के हित में, सार्वजनिक हित में शासन करता है। जब इसमें दूषितता आ जाती है, किसी में ये अनुचित शासन हो जाता है, तो राजतंत्र किस में बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में। इसमें एक राजा ऐसा होता है जो केवल अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति करता है। फिर यहाँ जनता त्रस्त हो जाती है उस राजा से, जब ये सोचती है कि हमें शासन में परिवर्तन करना चाहिए, फिर वो निरंकुश तंत्र को हटाकर आगे चल के कुलीन तंत्र, क्योंकि ये कुलीन व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में शासन दे दिया तो हम आम जन के हित में शासन करेंगे। इस प्रकार से जो आम जन होता है वो शासन को इन धनिक लोगों के हाथों में दे देता है। तो क्योंकि इनका सद्गुण होता है, जब वो आम जन के हित में शासन करने लग जाते हैं, तो यहाँ ये शासन का शुद्ध रूप आ जाता है। लेकिन जब ये आगे चलकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर भी भ्रष्टता आ जाती है। फिर वो शासन किसमें हो जाता है? धनिक तंत्र हो जाता है। ये धन लोलुप कुछ व्यक्तियों का शासन है जो शासन को अपने स्वार्थों के लिए करते हैं। फिर जनता यहाँ त्रस्त होती है, फिर वो सोचती है कि अब शासन में बदलाव आना चाहिए। एक व्यक्ति का शासन हमने देख लिया, कुछ व्यक्तियों का शासन हमने देख लिया, अब जनता ये सोचती है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ही चुने जाने चाहिए। फिर यहाँ पॉलिटी आ जाती है, और ये पॉलिटी में मध्यम वर्ग है वो जनता को आश्वस्त करता है कि अगर हमारे हाथ में सत्ता रहेगी तो हम शासन को अच्छा चलाएंगे। ऐसी स्थिति में पॉलिटी का शासन है वो मध्यम वर्ग के पास में आ जाता है। ये सर्वजन के हित में शासन करता है। जो सर्वजन है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, इस आधार पर ये शासन को करता है। उस रूप में फिर ये जो शासन है इसमें भी भ्रष्टता आ जाती है। वो मध्यम वर्ग है वो अपने लिए ही शासन करने लग जाता है, फिर जनता त्रस्त होती है, और ऐसी स्थिति में फिर लोकतंत्र आ जाता है। क्योंकि गरीब लोग ये सोचते हैं कि हमारा शासन हमारे हाथों में होना चाहिए। तो कुछ गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वो जब शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं और शासन सत्ता का वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। फिर जनता यहाँ भ्रष्ट होती है और फिर वापस क्या आ जाता है? राजतंत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से शासन सत्ता या संविधान है वो बदलता रहता है। यानी कि किसके हाथ में कितनी
सत्ता रहेगी, ये संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है। और जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे गाड़ी का पहिया चलता रहता है, उसी प्रकार से ये जो संविधान है इसमें भी परिवर्तन होता रहता है और इसका भी चक्र चलता रहता है, ये किसी भी रूप में स्थायी नहीं होता। इस प्रकार से जो अरस्तु हैं उन्होंने जो संविधान है उसके बारे में बताया है। और फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है आगे कि अगर हम सर्वोत्तम संविधान माने तो किसको माने, यहाँ पर फिर जैसे यहाँ पर भ्रष्टता आ जाती है, यहाँ पर भ्रष्टता आ जाती है, यहाँ पर भ्रष्टता आ जाती है, तो फिर सर्वोत्तम शासन है वो होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे अरस्तु से ही प्रभावित होकर प्लेटो से प्रभावित होकर अरस्तु ये कहता है कि सबसे जो अच्छा शासन होता है वो राजतंत्र होता है, एक राजा का शासन होता है। लेकिन अब यहाँ प्लेटो और अरस्तु है उसमें कुछ ये अंतर भी होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक प्लेटो हैं उन्होंने तो राजतंत्र में कल्पना के घोड़े दौड़ाए थे और उन्होंने कहा कि एक ऐसा आदर्श शासक होना चाहिए, लेकिन वो तो कल्पनाओं में सारी चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ जो अरस्तु हैं वो कहते हैं कि राजतंत्र सर्वोत्तम शासन है, लेकिन यहाँ अरस्तु है वो यथार्थवादी विचारक है और यथार्थवादी विचारक होने के नाते उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें संपूर्ण रूप से सद्गुण हो वो यथार्थ रूप में देखने को नहीं मिलता। अतः राजतंत्र शासन व्यवस्था अच्छी तो है, लेकिन ऐसा राजा मिलना मुश्किल है जो सार्वजनिक हित के लिए शासन करता हो। तब उन्होंने ये कह दिया कि एक मिश्रित शासन होना चाहिए और एक मिश्रित शासन में जो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र है, इन तीनों का ही मिश्रण होना चाहिए। यानी कि ना तो राजतंत्र पूरी तरीके से हो, ना कुलीन तंत्र पूरी तरीके से और ना लोकतंत्र पूरी तरीके से हो, अपितु एक ऐसा शासन हो जिसमें राजतंत्र के भी गुण विद्यमान हो, कुलीन तंत्र के भी गुण विद्यमान हो और लोकतंत्र के भी गुण विद्यमान हो। ये तीनों ही प्रकार के जो शासन है उनका एक मिश्रित शासन रहेगा। तो इस रूप में शासन है उसमें भ्रष्टता नहीं आएगी और वो शासन सार्वजनिक हित के लिए ही शासन करेगा। तो फिर उन्होंने आगे चलकर मिश्रित शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम बताया कि एक ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें मिश्रित शासन व्यवस्था हो और ये मिश्रित शासन व्यवस्था है वही सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, आप देखते रहिएगा आगे। और धन्यवाद। अपन अरस्तु के जो विचार हैं उनके बारे में और अध्ययन करते रहेंगे।